नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज 15 जून है। आज से ठीक एक साल पहले हमारे जवानों ने अपने पराक्रम का अद्भुत परिचय दिया, जिसमें बीजिंग तक हाहाकार मच गया। अपने कमांडिंग ऑफिसर के अपमान का बदला लेने के लिए जब हमारे बिहार रेजिमेंट के कुछ सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। आज हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और आज के दिन ही हम उनके साथ आज हम चर्चा करेंगे उस पूरे विषय को लेकर। किस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो घटना किस प्रकार से हुई और उस घटना में शहीद हुए कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू के बारे में, कौन थे, उनका व्यक्तित्व क्या था और किस प्रकार के अपमान की वजह से हमारे सैनिकों ने चीन से बदला लिया। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल देवानंद गुज्जर जी, जिनका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आप सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगी कि कर्नल साहब संतोष बाबू के काफी करीबी रहे हैं, उनको करीब से जानने का उन्हें मौका भी मिला और कहीं ये बिहार रेजिमेंट में भी है, इन्होंने लेह लद्दाख में अपनी सेवा भी दी है। तो आप जानते हैं उससे लेह लद्दाख की क्या वहां की जो सीमाओं के अंदर जो तानाबानी चलती रहती है उसको लेके क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश के ऊपर। कर्नल साहब बताइए कि जी, सबसे पहले आप सबको मैं आज इस गलवान दिवस के ऊपर हमारे गलवान के बलवानों को नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान भारत माता की सेवा में कुर्बान कर दिया। और मैं उनके परिवार से, उनके नजदीक जितने भी हैं, उन सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने उन वीरों को जन्म दिया है, वो आपके परिवार से हैं जिन्होंने भारत माँ का सर ऊंचा किया है। इसके साथ में सबसे पहले जैसे आपने सवाल किया कि कर्नल बाबू, हाँ बिल्कुल, मैं उसी बिहार रेजिमेंट का हूं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और मैं उसी बिहार रेजिमेंट में बहुत लंबे समय तक मैंने सेवाएं दी हैं। कर्नल बाबू हैं वो भी जब एक जेंटलमैन कैडेट थे नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तब मैं उनका आर्मी हेड ट्रेनिंग टीम का मैं बॉस हुआ करता था। ओआईसी आर्मी ट्रेनिंग टीम कहते हैं पुणे के अंदर। उस दौर में मैंने उनको एक युवा की तरह बहुत नजदीक से देखा है और जब वो कमीशन होकर के रेजिमेंट में आए तब भी एक दो बार उस दौर में मैं भी कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था, मिलने का मौका मिला है। इससे आगे बात बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये मुद्दा है लेह लद्दाख का। देखिए, लेह लद्दाख एक ऐसा इलाका, दुर्गम इलाका है जहां पर बिल्कुल नंगी पहाड़ियां हैं, वहां बर्फ से ढका रहता है, बारिश कभी नहीं होती है और वहां पर टेम्परेचर -40-50 डिग्री बहुत रूटीन है। और वहां पर आज भी जो गर्मी का समय है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जून का महीना है, पूरा हिंदुस्तान गर्मी से उबल रहा है, लेकिन वहां रात को टेम्परेचर अभी भी माइनस में होता है। वहां पर नदियां हैं जहां पानी बहुत बहता है, पहाड़ है जहां पर चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। यही नहीं कि टेम्परेचर कम है, वहां पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है, क्योंकि 14,000 हाइट के ऊपर होता है, वहां पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं और घाटियों के तलहट के अंदर ही पानी और जनसंख्या रहने के लोग बाग रहते हैं। तो इसलिए जिन पहाड़ियों के ऊपर सेना को काम करना पड़ता है, वहां पे ऑक्सीजन कम है, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है और वहां पर विभिन्न प्रकार के मौसम से जो खतरे होते हैं, बर्फ से फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, लंग्स में पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और टेम्परेचर कम के कारण जब हम कोई भी प्रकार के इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो उस इक्विपमेंट की भी जो सर्विसेबिलिटी वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार का वो लेह लद्दाख का एरिया है। वो लेह लद्दाख नहीं है जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब आपने ये पिछले साल जो ये होता है, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि भारत का नागरिकों को, देशवासियों को चीन के साथ हमारा कहीं बॉर्डर नहीं लगता है। प्लीज मेक अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, हमारा जो बॉर्डर लगता है वो तिब्बत के साथ लगता है, क्योंकि तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया। इसलिए साइनो इंडिया बॉर्डर की ये जो लोग एंटी भारत ब्रिगेड चर्चा करती है वो गलत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमारा तिब्बत से कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था अंग्रेजों के जमाने से। सर, आपसे यहीं पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी कि जो बॉर्डर मैनेजमेंट ट्रीटी हुई थी, अभी ये गलवान हमले के बाद वो बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि चीन की तरफ से कभी उन ट्रीटीज को माना नहीं गया है और गलवान इस बात का सबूत है। अब बात ये उठती है यहाँ पर कि क्या चीन का मकसद क्या है? क्या काकोरम पॉइंट तक वो घुसना चाहता है या आखिर बार बार ट्रीटी को तोड़ने का आखिर चीन का मंशा किस बात को लेकर है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं इतना बता दूं कि जो भारत और लद्दाख के अंदर तिब्बत का जो हमारा बॉर्डर है वो करीब 850 किलोमीटर का बॉर्डर है। उस 850 किलोमीटर के अंदर आई भी है 368 किलोमीटर और बाकी जिसको आज के दौर में एलएसी कहते हैं।
भारत एलएसी शब्द को कभी नहीं स्वीकार करता है। ये 1992 के अंदर नरसिम्हा साहब जब पहली बार चीन विजिट पे जाते हैं तब ये गलती से इसकी मोहर लग जाती है, क्योंकि हम कभी उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने मेरे को सवाल किया कि जो उस इलाके के अंदर चीन चाहता क्या है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरी चीन की मानसिकता हमारे भारत पर दबाव बना करके एक सीपैक कॉरिडोर है जो चीन का हम आप देखिए 1962 में जब चीन अंदर आता है हमारी स्थिति अलग थी। उसने टोटल 37,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्साई चीन का हमारा कब्जा किया 62 में। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर सक्शगाम वैली एक इलाका है जो पाकिस्तान से 63 के अंदर लिया, और उस इलाके से इसका एक उसको हम कहते हैं, उसका एक रोड है जिसका नाम है G219, जो तिब्बत से शिंकियांग एक इलाका है चीन का, वो आज चीन का है पर उसने पहले चीन का नहीं था, वो कब्जा किया हुआ इलाका है। उसको जोड़ने के लिए, क्योंकि उसको इंडियन ओशन और इस तरफ सेंट्रल एशिया में रास्ता बनाना था, तो सीपैक नाम का एक गलियारा है जो हमारे पीओके के थ्रू वो बना रहा है। आपने देखा होगा 2019 के अंदर जब भारत की पार्लियामेंट ने हमारे कश्मीर के अंदर हमने 370 को हटाया था और ये भी कहा था कि पीओके भारत लेगा, क्योंकि 1992 में भारत की पार्लियामेंट ने ये पास किया था कि हम पीओके लेके रहेंगे। तो चीन को चिंता होगी कि भाई सीपैक अगर मेरा ये पाकिस्तान भारत करेगा तो मेरा सीपैक खत्म हो जाएगा, मेरे पूरा व्यापार धराशायी हो जाएगा। नंबर 1 तो इसने क्या किया कि जो इसका G219 एक हाईवे है जो तिब्बत से लेके शिंकियांग तक जाता है, वो जाता है हमारे एक्साई चीन के साथ होते हुए, वो जाता है हमारे K2 जो आपने कराकोरम रेंजेस के साथ से जाता है, वो जाता है हमारा दौलत बेग ओल्डी एक एयर बेस है जो 2008 के अंदर हमने वापस उसको शुरू किया था, वो जाता है हमारे सक्शगाम वैली के थ्रू। और यही बताना चाहूंगा, सक्शगाम वैली के अंदर जो इन्होंने रास्ता बनाया है, भारत सरकार तो ये 1963 से चीन ने बनाना शुरू कर दिया था, और 1952 से, हमको तो 7 वर्षों तक पता भी नहीं लगा था जब तक कि चीन ने खुद रेडियो पर आकर के स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए चीन का इंटरेस्ट वहां पर बहुत ज्यादा है। और पिछले साल जब आपको सबको पता है कोरोना का जो इसने बायो वायरस चीन ने निकाला था, उसके कारण ये साउथ चाइना सी में पूरी दुनिया से घिर गया। तो इसने सोचा अगर मेरा सीपैक अगर कमजोर पड़ जाता है तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और भारत को डराने की कोशिश की। और जो इन्होंने जो गलवान के अंदर ये दुस्साहस किया, आपने बहुत सही बताया कि जिस प्रकार भारतीय सेना 16 बिहार के जवानों ने चीन को सबक सिखाया और हमारे इलाके की सुरक्षा ही नहीं की, चीन को वहां से भागने पे मजबूर किया। बिल्कुल सर, अभी यहाँ पर आपको दोबारा आपसे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि पैंगोंग लेक एरिया जो है, अभी जैसा कि पिछले साल के डिस्प्यूट के बाद देखा जाए तो वहां पर 4th और 6th डिवीजन को उन्होंने 8th एंड 11th डिवीजन में बना दिया है। 5200 मीटर ऊंचाई पर उन्होंने अपने राइफल और तोप तैयार कर रखे हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि अब भारत के पास ऐसी कोई रणनीति अब तक तैयार हो पाई है जिससे वो चीन को मुंह तोड़ जवाब दे पाए? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि मुंह तोड़ जवाब हमने पिछली बार भी दिया, और जिसका अंजाम आप सबको पता है कि दुनिया में चीन शर्मिंदा हो रखा है। उसके कितने लोग भारतीय सेना ने मारे वो भी स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात, अब जब फरवरी के अंदर इनका डिसएंगेजमेंट शुरू होता है तो वो जिस रफ्तार से भागा है, आपको बता दूं कि जितनी तेजी से वो आए थे पेंगोंग एरिया में। और पेंगोंग झील क्या, देखिए पेंगोंग झील एक लंबी पतली झील है जो 700 मीटर से लेकर के 4 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत लंबा गलियारा है। 3/4 वो चीन का है, 1/4 हमारा है। और ये एक फिंगर 8, फिंगर 4 कुछ फिंगर्स होते हैं जो पहाड़ के ऊपर जो ढलाने नुमा होते हैं, उठे हुए इलाके को फिंगर कहते हैं। लाइक आपने उंगली देखिए उठा हुआ, बीच में नदी का इलाका होता है। तो फिंगर के ऊपर जब ये वापस गया, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि वो अब मौजूदा स्थिति ऐसी है, मैं आपको बता दूं कि अप्रैल से जो पहले की स्थिति थी पेंगोंग लेक में, वो चीन ने स्वीकार कर लिया, फरवरी में वहां से पीछे चला गया। पर जहां पीछे गया, थोड़े दिनों पहले आपने न्यूज में देखा होगा, वहां पर उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी जिसके अंदर एयर डिफेंस का उसने जमावड़ा किया, जिसके अंदर हवाई जहाजों का जमावड़ा किया, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का जमावड़ा किया, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का जमावड़ा किया, उसने हथियारों का, हवाई जहाजों का प्रदर्शन किया। तो वो जो जमावड़ा है, अगर आप वो सवाल पूछें तो आपको बता दूं कि भारत पिछली बार भी मेरे डिप्लॉयमेंट किया।
अभी भी हमने चीन पे भरोसा भारत नहीं करता है, हमें मानना पड़ेगा। सेना कतई नहीं करती है। और अगर आपको याद हो, कैलाश पर्वत श्रृंखला के ऊपर 28 और 29 अगस्त को भारतीय सेना जाके बैठ गई थी। उस दिन चीन समझ गया था कि भारत अब वो भारत नहीं है, 62 का ये दूसरा भारत है। रही बात हमारी तैयारी, मैं आपको बता दूं, देशवासियों को बता दूं, भारतीय सेना वो सेना है जब इक्विपमेंट उसके पास नहीं था तो भी चीनियों की गर्दनें मरोड़ के इन हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने उनको पटकनी दी थी। और आज तो पिछले 1 साल के अंदर हमारा पूरा साजो सामान सरकार का तैयार है और इक्विपमेंट तैयार है। जो बाकी कुछ देशद्रोही लोग और एंटी भारत गैंग जो चर्चा करती है कि भारत के पास ये नहीं है, बकवास करना बंद कर दो। चीन की कोई हिमाकत नहीं, हमारी तरफ देख ले। हम भरोसा नहीं करते। चीन जहां इकट्ठा है, सुनिए बात, चीन जहां बैठा है। यहाँ पे एक सवाल है छोटा सा कि पुशबैक करने के लिए क्या वॉर डोर को ओपन करना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है और वो आखिरी विकल्प होता है वॉर हमारे लिए। आपने बहुत सही कहा। देखिए, ये वॉर कोई अकेला मिलिट्री वॉर नहीं होता है। प्लीज, देयर इज इकोनॉमिक वॉर, देयर इज अ डिप्लोमेटिक वॉर, देयर इज सो मेनी फेसेट्स ऑफ वॉर। जो फिजिकल, जो अब आप एक बात, आप घर में रहते हैं जी, घर के ताला लगाते हैं कि नहीं लगाता है? क्यों लगाते हैं? चोरों से लगाते हैं ना। इसीलिए सेना की जरूरत होती है दुश्मनों से बचाने के लिए। अब रही बात, हर बॉर्डर पे, हर इंच पे तो सेना नहीं लगाई जा सकती, पर अगर परिस्थिति ऐसी है, पिछले साल हमारे करीब 50,000 के आसपास वहां हमने ट्रूप्स डिप्लॉय किए थे। इस 1 साल के अंदर हमको लगा कि चीन बदमाशी कर रहा है, वहां पर मैं आपको बता दूं एडिशनल ट्रूप्स गए हैं। हमारे राफेल आया है, हमारे मिग की सीरीज वहां है, मिराज वहां है, एयरक्राफ्ट गए हैं, चिनूक्स गए हैं। तो पूरी तैयारी है भारतीय सेना की, मैं आपको बता दूं। और जो दौलत बेग ओल्डी, जिसको चीन पिछली बार कब्जा करना चाहता था, जिससे कि वो कराकोरम रेंज के ऊपर अपना गलियारा सुरक्षित कर सके और G219 को सुरक्षित कर सके, वो उसको हमने नहीं करने दिया। तो ऐसा मेरा मानना है। तो सर अफदोस, आप जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कर्नल साहब भी बिहार रेजिमेंट से ताल्लुकात रखते हैं। सौभाग्य है मेरा जी। और संतोष बाबू जो हमारे शहीद थे कमांडिंग ऑफिसर, उनसे भी इनका खास है। तो आप 2 शब्द कह दीजिए सर उन शहीदों के लिए जो गलवान में शहीद हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि उस स्थिति के अंदर जो उस दिन क्या होता, उस दिन चीन ने धोखे की एक वारदात की। 15 जून 2020 के दिन एक समझौता हुआ था कि शाम तक चीनी जो इलाके में आके टेंट लगाया था वो चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए और धोखा कर दिया उन्होंने। और जब कर्नल बाबू और उनके साथ जो 2 उनके बडीज होते हैं, वो जब वहां पर गए, क्योंकि सुबह तो बात हुई थी और शाम को वो गए हैं और उन्होंने उनके ऊपर घात लगा के हमला कर दिया, जिसमें उनकी वो शहादत को प्राप्त होते हैं 2-3 आदमी हमारे चले जाते हैं। और उसके बाद चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने, जिस प्रकार से वो हमारे घातक प्लेटून कहा जाती है, जिस प्रकार से आर्टिलरी ने हमें सपोर्ट की, और मैं मानता हूं भारतीय सेना का जो हमारा कल्चर है, जिस प्रकार से हम हमारे साथियों को नहीं छोड़ सकते, दुश्मन को सबक सिखाते हैं, पूरी रात भर हमने जिस प्रकार से चीन को सबक सिखाया। और मैं कर्नल बाबू को तो तब से जानता हूं जब से वो एक जेंटलमैन कैडेट हुआ करते थे नेशनल डिफेंस अकेडमी में, और वैसे भी मैं उस रेजिमेंट का हूं। हम जानते हैं हमारा मोटो है कर्म ही धर्म, और एक ही हमारी वाणी होती है जब युद्ध में जाते हैं, बजरंगबली की जय, और पूरे देशवासियों या हमारे जो आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा की जय बोल करके हमला करते हैं। आपको बता दूं, वो रात थी सोमवार और मंगलवार की रात, और जब सुबह जय बजरंगबली के जयकारे लग रहे थे तो वहां पूरा चीन को धराशायी कर दिया। ये वीरता की गाथा हमारे जवानों की। और तो और देखिए, जिस प्रकार चीन ने अपने वो अंदर बांध करके हथियार लेके आए थे, हमारे तो निहत्थे गए थे, शांति प्रिय लोग जैसा हम मानते हैं, पर जो उन्होंने बहादुरी का काम किया है और उनको जिस प्रकार से देश ने सम्मान दिया है, मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उसी बिहार रेजिमेंट का हूं, उसी भारतीय सेना का, उसी मां भारती का पुत्र हूं, जिसने भारत मां के लिए अपना जीवन की जितनी सेवा दे सकता था दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। 15 जून को आज एक बार फिर न्यूज 19 की तरफ से शहीद हुए उन तमाम वीर सैनिकों को हमारे तरफ से सत सत नमन। और इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।